बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ का, जिसमें वो कह रही हैं कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज़ शरीफ का तारीख़ी इस्तकबाल करके पानामा और अकामा का ड्रामा साज़ों को हमेशा के लिए दफन कर दें। ये मरियम नवाज़ साहिबा का स्टेटमेंट। तो मैं सोच रहा था कि मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है उससे वो कहते हैं जी सियासी तौर पे इनको फ़ायदा होगा, पनामा और अकामा के ड्रामा साज़ों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। बट इज़ दैट दी ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मियां नवाज शरीफ रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर 3.5 years? मतलब कि पनामा अकामा आपका एक नैरेटिव है, मौक़िफ़ है उसके हवाले से, और किसी हद तक जब उनकी ताहियात डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी तो कानूनी बुनियादों पे मैंने भी कहा था कि राइट टू अ फेयर ट्रायल हर किसी को मिलना चाहिए, और ट्रायल कोर्ट का उसको बिल्कुल मतलब कि बाईपास करके और अपील को बाईपास करके 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो मियां नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली का फ़ैसला सुनाया, वो मेरी नज़र में कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। वो आइन के फंडामेंटल राइट से मुतसादिम है। ये मेरी पोजीशन है, रिकॉर्ड पे है उस टाइम पे जब भी जिन भी प्रोग्राम्स पे मैं जाता था। तो बहरहाल वो अपनी जगह पे पोजीशन है, लेकिन सवाल मेरा एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये है कि अब जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और 3.5 साल बाद आ रहे हैं और उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो बेहतर हो गए हैं, डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है, या उन्हें इंसाफ की ज़मानत मिल गई है, या रिस्क ज़ीरो हो चुका है, जो भी पहले दलाइल दिए जाते रहे, तो the primary objective of his return to Pakistan is this? What about the millions of problems that surround the people of Pakistan? उस गरीब आदमी का क्या है जो गुर्बत से तंग आके खुदकुशी करने पर मजबूर हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि मैंने अपने बच्चे की फीस कैसे पे करनी है, जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है, और उसके अलावा उस नौजवान का क्या है जो इस वक्त बेरोजगारी के साए जिसके सर पे मंडला रहे हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये निगरान हुकूमत ने आते साथ ही पेट्रोल जिस तरह से महंगा किया है, आपको पता है कि अवाम की चीखें, लिटरली चीखें निकल गई। लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो, अशियाए खुर्दो नोश जहां पर पहुंच गई। अब हम बहुत सारे तज्जिए सुनते हैं कि जी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुए और देखें जी डॉलर की कीमत नीचे आ गई है, देखें जी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ गई है। बट व्हाट डज इट मैटर टू अ कॉमन पाकिस्तानी जिसके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, नेसेसिटीज के प्रॉब्लम्स। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो इमेज है वो अपनी जगह पे हमने देखना है, हम किधर खड़े हैं पॉलिटिकल पॉइंट, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान को दुनिया देख कैसे रही, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारा मुकाबला किसके साथ? हमारा मुकाबला उसके साथ है। और वैसे हम कभी इतनी लिफ्ट नहीं कराते रहे हिंदुस्तान को। तारीखी तौर पे अगर आप उठा के देखें तो हिंदुस्तान में एंटी पाकिस्तान एजेंडा बिकता है इलेक्शंस में, लेकिन पाकिस्तान अपने इश्यूज पे पॉलिटिक्स करता है और हमारे अपनी आपस में मामलात होते हैं या डिबेट्स होती हैं। हमने कभी लेकिन उनके यहां बिकता है। लेकिन बहरहाल ट्रेडिशनल राइवल्स तो हैं हम। तो हिंदुस्तान तो कोई मौका जाने नहीं देता जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, और वो हर सतह पर पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त केओस में है। हम उसका काउंटर नैरेटिव क्या दे रहे हैं, उसको किस हद तक सक्सेसफुली हम काउंटर कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये कोई एक सियासी जमात, कोई एक स्टेक होल्डर नहीं कर सकता। इसके लिए कौमों को इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर, तमाम इदारों को, जमातों को, हुकूमत को, रियासत को, अवाम को इकट्ठे होकर कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती, कोई विजन होता है, कोई बच्चों की शक्लें आपको नजर आती हैं कि कल को हमने तो जाना है, इनके लिए हमने क्या छोड़ के जाना। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि आजकल ऐसे मंडला रहे हैं सर पे, लेकिन अवाम तो सोच रही है, क्या हुक्मरान सोच रहे हैं, क्या वो लोग सोच रहे हैं जिनका ताल्लुक इक़्तिदार के ऐवानों से? इसके ऊपर भी बात करेंगे और बहुत सारे इशूज़ पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया, कैसर अहमद शेख, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और मईशत पर बात करेंगे हम डॉक्टर खाकान नजीब साहब से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करूँगा शेख साहब आपसे। शेख साहब ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, अव्वल तो
क्या अब ये कंफर्म है कि 21 अक्टूबर को फाइनली मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इंसाफ की ज़मानत मिल चुकी है, रिस्क ज़ीरो हो चुका है और डॉक्टर्स ने भी इजाज़त दे दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, आपने बड़ी तफसील से बड़ी अच्छी बात की है। आपका जो सवाल था, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। हमने ये अभी मीटिंग की, मैं मौजूद था। 18 तारीख को लाहौर में मीटिंग हुई, ये तो टिकट होल्डर थे, तो वहां पे मियां का आवाम जरूर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। लेकिन बेसिक सवाल आपका जो है वो असल इम्पॉर्टेंट है। हम कहाँ पहुंचे? हम 76 साल हो गए, हमारे क्या मामलात क्या हैं? हम तो अभी तक किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंचे। हमें तो दुश्मनी की हद तक सियासत कर रहे हैं। सियासत खाली कहाँ कितनी होती है, उनके मामला कितने दुरुस्त होते हैं, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी किस तरह खत्म हो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई हमारे देखते देखते। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मैंने देखा चाइना, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास ब्यूटी, कोरिया, ये सब लोगों, थाईलैंड, मलेशिया, इन तमाम मुल्कों में हम जाते थे और पाकिस्तान की खूबसूरत थी, हम ग्रोथ कर रहे थे। पहले 25-30 साल पहले सालों में, हालांकि हमारा सब कॉन्टिनेंट का वो एरिया पाकिस्तान था जिसमें इंडस्ट्री नहीं थी, जिसमें एजुकेशन कम थी, लेकिन पहले 20-25 साल पाकिस्तान ने ज्यादा तरक्की की है इंडिया से। उनका ग्रोथ रेट 3% था, हमारा 6% था। बाद में हमने आपस में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। 71 में हम इलेक्शन, फेयर इलेक्शन हो गया, उसके बाद हमने उसका नतीजा तस्लीम नहीं किया। हमारे अपने इंटरनल मामला है, हमारे पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन के मामला है। क्या वजह हुई, क्यों एक इलेक्शन हुए? तो पॉलिटिशियन, ये कहा जाता है मुस्लिम के एस्टेब्लिशमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट का रोल बाद में आता है। सबसे पहले तो जो लोग वोट लेते हैं, मैं अगर लोगों के पास जाके वोट देता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मामला का हल निकालूं। तो सर इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना, मतलब कि आप बड़ी आपका बड़ापन है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी पहले बनती है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में अगर आप भी सवाल करेंगे तो फिर जवाब कौन देगा? मैं सवाल नहीं जवाब कर रहा, मैं तो उसी की बैकग्राउंड बता रहा, जवाब दे रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम नाकाम, हमारी जो आपस के झगड़े हम करते, अब हमें रियलाइज हो गया और जाना चाहिए कि ये जो मामला था। और फिर बहुत बड़ी डिबेट, आप सही कह रहे हैं, इंडिया, देखिए इंडिया दुनिया का एक वक्त 4वीं-5वीं इकानमी बनी। इंडिया, आप जोग्राफिया को खत्म नहीं कर सकते, हमारा बॉर्डर है। कश्मीर जरूर एक मसला है जिसपे इंडिया ने बहुत ज्यादतियां की हैं और इंडिया ने कभी कोशिश नहीं की हमारे मिल के बैठने की, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया इंडिया को तस्लीम कर रही है ना। अब G20 हुई है, वहां पे हमारे इस्लामिक कंट्री सारे के सारे वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने कश्मीर के मामले में कितने मुल्कों को अपने साथ मिलाया, और अगर हम बैठेंगे नहीं, देखिए हम अपनी पूरी एक्सपोर्ट हमारी, हम समझते हैं कि क्या अमेरिका और यूरोप में कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है, सबसे पहले हमें अपनी इकानमी का सोचना है और अपने मुईशत का सोचना है। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सही कह रहे हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी का सोचना है, अपनी मईशत का सोचना है, अपने हवाले से सोचना है, अपने लोगों। सवाल ये है कि कब सोचेंगे, कब सोचेंगे, कौन सोचेगा, कैसे सोचेगा? कोई एक सोचेगा, कोई इकट्ठे मिलके सारे सोचेंगे? इसके ऊपर बहुत सारी अभी अभाव में। बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ और आपसे ये सवाल भी पूछूंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं बाकी मेहमानों की तरफ जा रहा हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ और आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी जो हो रही है, उसके नतीजे में अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो वो क्या कर लेंगे और क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपसे मैं पूछूंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक नैरेटिव है। आप लोग हुकूमत में थे तब भी था, हुकूमत से पहले भी था और हुकूमत से निकलने के बाद भी है, और उस नैरेटिव में हमने शिफ्ट भी देखा है, तब्दीली भी देखी है।
एक टाइम पे मामला डिफरेंट थे, हुकूमत से निकलने के बाद आपके मामला डिफरेंट हो गए। अभी पीटीआई को जो प्रॉब्लम्स दरकार हैं जिसको देख रही है, तो एक चैलेंज तो एक सियासी जमात के तौर पे आप लोगों के सामने है, आपने उसको करना है। बट एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को बतौर मुल्क या पाकिस्तान के अवाम 24 करोड़ को है, एक मौका तो आपको भी मिला 3.5 पौने 4 साल का। आपके हरीफ आप पे तनकीद ये करते हैं कि उन 3.5 पौने 4 सालों में मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, IMF का मुआहदे की खिलाफ वर्जी से सारी खराबियों ने जन्म लिया, बारूदी सुरंगें बिछा दी, पीटीआई ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ते कर दिया, उससे ये हो गया। वो सारा उनका नैरेटिव है, ठीक है जी। तो अब ऐसे मौके पे जब आपकी जमात के हालात आपके सामने हैं, आपके चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, कुछ दूसरी जमातों में जा चुके हैं, कुछ अंडरग्राउंड है, तो आपके तो अपने सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आप लोग तो खुद अभी जो हालात हैं उसमें सर्वाइव कर जाएं तो मेरे ख्याल में वो आपकी अचीवमेंट होगी। तो मुल्क की सर्वाइवल के लिए तो क्या करेंगे आप इस वक्त, क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि अगर मैं इन सारे सवालों को इस तरह डिवाइड करूं कि एक है जो पीटीआई का एज अ पॉलिटिकल पार्टी मसला है, और एक है जो पाकिस्तान का जनरल मसला है, और पीटीआई एज अ गवर्नमेंट कि उन्होंने क्या किया था। देखिए, इस तरह होता है कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट को असेस करते हो, उसकी कारकर्दगी असेस करते हैं, जब वो आती है तो आप उनकी कारकर्दगी असेस करते हो बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स। इनको हम वो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। जब आप की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स करते हैं किसी भी फाइनेंशियल या किसी भी लिहाज से करते हैं, तो आप 3-4 बेसिक चीज़ें देखते हैं। आप एक चीज़ देखते हैं जिसकी वजह से वो होता है कि वो एक ये है कि आपका जो है आपके टारगेट्स जो हैं, जिसमें आपने इनलैंड रेवेन्यू के लिहाज से, मतलब ये आपने टैक्स कलेक्शन आपने अपनी अचीव की है, यस और नो। नंबर 2, आपके उसमें जो रेमिटेंसेस थे वो थे या नहीं थे। नंबर 3, आपके जो एक्सपोर्ट्स थे वो पॉजिटिव में थे या नेगेटिव में थे। नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जॉब क्रिएशन कितनी हो रही है, क्योंकि जॉब क्रिएशन जो होती है ना, ये एक्चुअली इकोनॉमी को बूस्ट देती है, ये मिडिल क्लास को फरोग देती है, और मिडिल क्लास मींस आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, अब आप देख लें, आपने टैक्स कलेक्शन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ था। ठीक है, उस ज़माने में जो उन्होंने अपने टारगेट रखे थे, अगर वो टारगेट, लेट्स से मैं टारगेट रखता हूँ जुलाई टू जुलाई या जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मैं उसमें 9 महीनों में या 10 महीनों में अपना टारगेट अचीव कर लेता हूँ। दैट मीन्स कि आई एम ओवर शूटिंग। मैंने 20 रुपए का टारगेट रखा था, मैंने 20 रुपए 10 महीनों में कर लिए, और उस लिहाज से मेरे दिमाग में ये आता है कि जब हम उसको डिवाइड करके करते हैं तो मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे या 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैं उन 3 रुपए का क्या करूंगा? मैं उन 3 रुपए के बजाय खजाने में डालने के मैं उनको कर लूंगा, किसी चीज को सब्सिडाइज कर लूंगा। ठीक है, ये याद रखिए, ये उस बैकड्रॉप में हो रहा है कि जिस बैकड्रॉप में आपके जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे इंक्लूडिंग IMF कहता है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन द ग्रोइंग फेज एंड सस्टेनेबल का मतलब यह है कि अपने आप को यह सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और उसकी सस्टेन की वजह यह थी कि उसे पिछले साल में हमने 5.7 5.8 के GDP को टारगेट किया था, और हम ऑलरेडी तकरीबन 5.97 को टच कर गए थे। इसका मतलब यह था कि जून में हमने जाके अराउंड 6.1 6.2 6.3 को नहीं करना था। इन लोगों ने आके 6.1 बता दिया, परफेक्टली फाइन। फिर आप उसके बाद कर देते हैं कि रेमिटेंसेस आपने देख लिया कि 33 बिलियन तक चले गए थे। फिर आपने एक्सपोर्ट्स देख लिया। पाकिस्तान में पहली बार हुआ था कि एक्सपोर्ट जो थी ना वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में चली गई थी, और खास तौर पे आपका जो ये क्या है उसका फैसलाबाद में आप देखिए, वहां पे जितना भी था वहां पे आपको
टेक्निकल स्किल खत्म हो गई थी, वो सारी की सारी इंप्लॉयड हो गई थी। दे वर लुकिंग फॉर मोर पीपल और आपके पास मिल नहीं रही थी। जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह बूम कर रहा था। अब चौथी चीज आ जाती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये आ जाती है, अच्छा इसके अलावा एक और है जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन इंडेक्स। ठीक है ना, कि आपने ह्यूमन इंडेक्स में कितना किया था। ह्यूमन इंडेक्स में सबसे ज्यादा अराउंड लेट्स से नॉर्मली जो होता है आपको तकरीबन 0.2% का इसमें इजाफा हुआ था इस एक साल में। अब तीसरी चौथी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि जॉब उसमें है। अगर हम तीन हुकूमतों को, पिछली हुकूमतों को कंपेयर कर लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2007 से 2013 तक, 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और सिर्फ 3.5 पौने 4 साल की पीटीआई की, तो पर ईयर के लिहाज से पीपल्स पार्टी वाले 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख पर साल जॉब क्रिएशन कर रहे थे। और इनकी ज्यादातर जॉब क्रिएशन क्या थी, इनकी ज्यादातर जॉब क्रिएशन ये थी कि चले सर आगे आ जाए ना, वक्त की थोड़ी किल्लत है। पीपल्स पार्टी वाले 11 लाख कर रहे थे, पीएमएलएन वाले कितने कर रहे थे? सर पाकिस्तान मुस्लिम वो 14 लाख कर रहे थे, और अब मैं बता देता हूं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले 18 लाख कर रहे थे। 18 लाख का मतलब है जो हमारा टारगेट था कि 5 साल में 1 करोड़ जॉब हो जाएंगी, हम उनमें से 8-10 लाख शॉर्ट हो जाते, लेकिन हम लोग 90-92 लाख जॉब्स हम निकाल के दे देते। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि जब आखिर में आता है तो वो कंपाउंडिंग होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, आप डॉक्टर साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा यहाँ पे, सारे अब क्योंकि काफ़ी आपने तफसील से अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस बताई है, और हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर खाकान नजीब, और जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया मैं ज़रा उनसे एनालिसिस ले लूँ, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो आपसे पूछी थी उसके ऊपर आते हैं वापस। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने डॉक्टर हुमायूं मोमिन को सुना, उन्होंने कंपैरिजन एक दे दिया अपने तई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई के अदवार का मौशी एतबार से। वुड यू एग्री एज एन एक्सपर्ट with his analysis? इत्शाम, आई थिंक इट इज़ बेस्ट कि हम सब ये रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये दोनों जो इस वक्त मसाइल हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में खड़े हुए हैं। इसको प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि मुल्क खड़ा कहाँ है और पाकिस्तान के कलीदी मसाइल क्या हैं। लेट्स सी कि वो क्या हैं। जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो वो 1100 था। इसके बीच में पीपीपी की गवर्नमेंट आई तो वो 500 अरब छोड़ के गए थे। जब पीटीआई ने छोड़ा तो वो 2300 अरब था, और इस वक्त वो 2600 अरब है। ये है वो सबसे बड़ा सेक्टर जो इस वक्त लोगों को भी और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ही मुश्किल में रखे हुए है। और एनर्जी सेक्टर इज इन हाई डिस्ट्रेस, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनर्जी रिसोर्सेज। पाकिस्तान के टीएनडी लॉसेस इस साल के 590 अरब मुतवक्को हैं। सारे डिस्कोज सरकार के पास हैं, सारे जेनको सरकार के पास हैं, सारी पॉलिसी मेकिंग सरकार के पास है, ट्रांसमिशन भी सरकार के पास है और रेगुलेशन भी सरकार के पास है। ये है सबसे कलीदी सेक्टर की इस वक्त की पोजीशन। नंबर 2, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंसिस्टेंट है पिछले 10 साल में 8.5% पे एफपीआर टैक्स टू जीडीपी। पाकिस्तान का मिनिमम पोटेंशियल जो आजकल लगा हुआ है इस वक्त, जो हमारे पॉलिसी एनवोग है, वो 12% का है। इसलिए हम हमेशा आईएमएफ के पास जाते रहते हैं। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 14% पे है पिछले 10 साल से। जो दुनिया में मुल्कों ने तरक्की की है वो 30% पे थे। वी आर नोवेयर क्लोज टू बीइंग अ स्टेबल इकोनॉमी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। इसीलिए 23वें आईएमएफ प्रोग्राम में है। अगर इस प्रेमिस से शुरू नहीं करेंगे तो फिर बिलीव ही नहीं करेंगे कि करना क्या है। अब ये सबसे अच्छा मौका है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज आउटसाइड हैं। मैंने हमेशा इनसे रिक्वेस्ट किया, और ये तीनों मेरे दोस्त हैं जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद देम। बैठ के माइक्रो लेवल पे एक प्लान लिखिए कि आप एनर्जी सेक्टर में आके एग्जैक्टली 5 साल में क्या करना चाहते हैं। नंबर 2, आप एफपीआर का टैक्स टू जीडीपी रेशियो ब्रॉडनिंग कैसे करना चाहते हैं। नहीं, अभी आपने डॉक्टर साहब कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आउटसाइड हैं, तो इससे आपका क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि एक इंटरिम सेटअप है ना, क्योंकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इस वक्त तीनों बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए दे हैव द टाइम, दे हैव द थिंकिंग वेयर दे कैन पुट दिस टुगेदर। पर ये तो आप ये कह रहे हैं कि वो मेजर्स जो पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने नहीं लिए वो इस इंटरिम गवर्नमेंट को ले लेने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो ले या ना ले, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 5 साल आके हुकूमत चलानी है उनको वो मेजर जो है वो डिफाइन करने चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपनी तैयारी करनी चाहिए इन्हें?
अपनी तैयारी करें। ठीक है ना, मैंने तो 2-3 एरियाज आपके सामने रखती हैं। ये 3 एरियाज नहीं मुल्क को बदलना है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे ठीक करना है, अगर SIFC का ही इनिशिएटिव आगे लेकर चलना है, वो भी एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुल्क में करनी है। ये जो 3 मेन सेक्टर्स हैं, रिटेल, होलसेल, हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, और तीसरा हमारी प्रॉपर्टी, इसको टैक्स कैसे करना है, POS कैसे लगाने हैं, टैक्स के निजाम में कैसे ये सब कुछ करना है। फिर सबसे बढ़ के ये बताएं कि उन्होंने क्या प्राइवेटाइज करना है, बिकॉज असल रिफॉर्म तो प्राइवेटाइजेशन है पाकिस्तान का जो हमें आगे ले। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये कलीदी मसाइल हमने समझ लिए हैं, ये सब समझते हैं, इनके हल भी हैं हमारे पास। इसके बाद 2 काम और करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, माजरत के साथ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं। दीगर जो आप कह रहे हैं कि 2 और चीजें करने वाली हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। कैसे रहमत शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की अगर वापसी होती है 21 अक्टूबर को और इंतखाबात भी हो जाते हैं, जैसे कि PMLN कह रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी में हो जाएंगे, और लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत भी बना लेती है, तो पहला सवाल तो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब होंगे या मियां शहबाज साहब होंगे। उसमें अब 2 इशूज़ हैं। पहला तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो लीगल हर्डल्स हैं उन्हें वो क्रॉस करनी है, उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, 10 साल की सज़ा है, ये 2 चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि मियां शहबाज साहब की जो परफॉर्मेंस है वो जितनी डिज़ास्ट्रस इकोनॉमिक फ्रंट पे रही है उतनी फैंटास्टिक दूसरे फ्रंट पे रही है, जहाँ पे उनकी कबूलियत बड़ी कमाल है, और वो इस हद तक आगे निकल गया उसमें कि वो अपने भाई को बहुत पीछे छोड़ गया, मियां नवाज शरीफ साहब को। तो इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले सवाल का तो ये, इस सवाल का जवाब दे दें कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नवाज साहब होंगे, शहबाज साहब होंगे। मैं समझता हूँ कि ये सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। खुद शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ होंगे, और मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं उनका वर्कर हूँ, उनके साथ मैं काम करूंगा जिस तरह वो। अब ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो देखिए ये इसलिए प्री मैच्योर है कि अभी इलेक्शन होने बाकी है, उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर कौन सी पार्टी कितनी सीट्स हासिल करती है, और फिर क्या सूरत हाल बनती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे PMLN की कामयाबी की सूरत में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो कोई इस वक्त इख्तलाफ नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर वो चाहेंगे किसी और को, तो वो तो उनका स्वीट विल है। तो मेन हमारा, लेकिन स्वीट विल से पहले कुछ उनके मसाइल भी हैं ना, कानूनी तौर पे भी तो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे, जी हाँ, ये सारे मसाइल तो जब वो आएंगे तो जिस तरह मामलात होंगे वो तो आपके सामने, उसके बाद ही ये तय होगा ना। लेकिन मैं जो चले, अगर मिसाल है कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो वो क्या करेंगे। इस वक्त जो मौशी बहरान है, जो सूरत हाल है, अभी डॉक्टर खाकान नजीब भी जिसका जिक्र कर रहे थे, और गर्दिशी कर्जे जिस हद तक बढ़ चुके हैं उसका जिक्र कर रहे थे। एक इम्प्रेशन ये भी है शेख साहब कि जो 16 महीने PDM की हुकूमत थी जिसको हेड मियां शहबाज शरीफ कर रहे थे, वो भी मियां नवाज शरीफ के मशवरे से ही चल रहे थे। कोई भी हुकूमत का इकदाम ऐसा नहीं था जिसमें मियां नवाज शरीफ का मशवरा शामिल नहीं था। तो पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुशावरत मियां नवाज शरीफ की थी, और उस मुशावरत के बावजूद PDM की ये परफॉर्मेंस थी जो कि थी पिछले 16 महीने में मौशी एतबार से। दूसरा ये है कि अगर मियां साहब आते हैं, टीम तो वही होगी जो टीम मियां शहबाज साहब की थी, वजीर खजाना तो वही होंगे जो मियां शहबाज साहब के इसहाक डार साहब थे। तो फर्क क्या होगा, और उस टीम के साथ, उसी विजन के साथ और उसी मुशावरत के साथ वो ऐसा क्या करेंगे कि जो मियां शहबाज शरीफ नहीं कर सके 16 महीने में। क्योंकि ये बातें हैं जो असल डिस्कस करने वाली हैं। खाकान नजीब साहब ने बात की, असल मसला ये है कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान की आप देखें तो हम कामयाबियां हासिल नहीं कर सके। मुख्तलिफ हुकूमतें तो रही, ये भी हमारा PMLN का परफॉर्मेंस दूसरी पार्टियों से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। अभी PTI की बात हुई, PTI जब आई तो 1.25 लाख रुपए फी का हमारा कर्जा था, जब छोड़ के गई तो 2.5 लाख रुपए एक पाकिस्तानी का कर्जा था। आप अंदाजा कर लीजिए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल मुख्तसरन बात कर रहा हूँ। ये जब छोड़ के गए तो 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी और 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी, 40 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए। हर अलग जो खाकान नजीब ने कहा ना, असल हमें अब सबको मिल के
ये देखना, हुकूमत तो जो पार्टी जीतेगी उनकी बनेगी, लेकिन उसके बावजूद क्या हम रिजल्ट निकाल सकेंगे अगर हम आपस में चोर डाकू ही कहते रहेंगे, एक दूसरे के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे, हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 76 साल में तो ऐसी रही है कि हमने लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी इस माहौल में हो सकता है, जितनी सियासी कशीदगी है, जितनी पोलराइजेशन है, जितनी तकसीम है, जितनी डिवीजन है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कौन करेगा, हाथ कौन बढ़ाएगा? ये हैं सवाल जो करने वाले हैं, जिसे हमें डिबेट करनी चाहिए। अगर नहीं, देखिए हम बैठ के हर सूरत में हमें अगर अपने मुल्क को, क्योंकि हम तबाह हो चुके हैं, हमारी मुल्क की इकानमी और हम आगे डायरेक्शन भी हमारी जो है, जिस तरफ हम बड़ी तेजी से हम हमारा सवाल की तरफ जा रहे हैं, बड़े एक बुरा हाल है। ये ठीक है कि एक वक्ती तौर पे डिफॉल्ट से बच गए, लेकिन 23 बार हम IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं। हमें हर सूरत में आपस में मिल के चार्टर ऑफ एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर हमने रिजल्ट ओरिएंटेड करनी, कोई भी पार्टी कामयाब नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर ले, इलेक्शन आप जितने भी कर लें। ये 16 महीने का पीरियड तो कुछ भी नहीं था, और 16 महीने बड़ी मेहनत हमने की है। बात ये थी कि जिस तेजी से ये छोड़ के जिस तरह गए थे, ये नहीं कह रहा, थ्रू आउट जिस तरह हम कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, हमारा तो रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। खाकान नजीब साहब ने तो पूरी तफसील देखी ना, हमारा इन्वेस्टमेंट GDP रेट जो है वो बहुत कम है, हमारी सेविंग्स नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, हमने अपने जो रीजनल ट्रेड तो कर ही नहीं रहे। हर जगह से तो हमने पाबंदियां की हुई हैं, ना हम माल इंडिया में और बांग्लादेश में बेच सकते हैं, ना हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट, और ना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये तमाम चीजें हुकूमत बन जाएगी, कोई भी पार्टी आ जाएगी, पीछे पॉलिसी तो नहीं है सबकी। अगर पाकिस्तान को बचाना है, हम सबको मिलके कोई ना कोई समझौता। ठीक है डॉक्टर हुमायूं साहब, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो कोई गुंजाइश है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की इन हालात में? देखिए, मैं एक कमेंट कर लूँगा। खाकान साहब ने बातें बताई है, लेकिन उन्होंने एक्ट ऑफ ओमिशन किया था, उन्होंने एक्ट ऑफ कमीशन नहीं किया था। उन्होंने बड़ी सही बातें की थी कि हम लोगों का जो सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट का उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये बेसिकली 1994 में, 2002 में, 2006 में एंड 2015 में 2 हुकूमतों ने मिल के या 3 हुकूमतों ने मिल के इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए थे, पूरे रीजन में 0.14 सेंट के ऊपर बिजली ले रहे हैं। यहाँ पे ये लोग 14 सेंट के ऊपर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने ज़रूर बात बताई थी कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम जो बेसिक 3-4 बड़े प्रॉब्लम है जिनको एड्रेस आज तक नहीं किया, और दैट इज़ वाई हमारी GDP नहीं है। हमारे रैन रिफॉर्म्स अभी तक इनकंक्लूसिव है। हमने आज तक बड़े जागीरदार को, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें और वो उसको टैक्स नहीं किया, वो छोटे जागीरदार के नाम पे अपने आप को टैक्स से बचा रहा है। हम लोगों ने जो बड़ी कंपनीज है, जैसे टोबैको हो गई, जैसे अर्बन डेवलपमेंट वगैरह हो गए, ये लोग 80% टैक्स एवेशन कर रहे हैं। हमारा जो सर्कुलर डेट जैसे जिक्र कर दिया, वो किस वजह से हो रहा है और जो बढ़ रहा है उसके। अच्छा, ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने सर्कुलर डेट के ऊपर कोई काम किया है। वो काम ये किया था कि अगर उन्होंने 168 पे कोशिश 148 कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर रेट 168 पे हुआ था, अगर उस पर वो फ्रीज ना करते तो आज सोचे वो 290 पे थ्रू 290-300 रुपीस पे आपको बिजली दे रहे होते तो आपका क्या हशर होता। ठीक है, तो बहुत बड़ा ये कमाल किया था। नंबर 2, जो हमारा रिटेल सेक्टर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स GDP वो 20% है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड टैक्स इज लेस देन 1%। तो हमारा मेजर प्रॉब्लम्स है, हमारी रिडेंडेंसीज के बहुत बड़ा मसला है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा मसला है, उसको ठीक करना है। तो जब तक हम ये बेसिक चीजें नहीं ठीक करेंगे, हम लोगों के मसले ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात थी जिन्होंने शुगर के ऊपर एक कमीशन बिठाई, उसको रिपोर्ट को पब्लिक किया। अच्छा, उससे क्या पता चला? उससे पता यह चला कि एक माफिया है जो खाली शुगर में नहीं है, वो आपके IPPs में, पावर सेक्टर में भी है, वो हर जगह बैठा है। क्या वो ये है कि सबसे पहले ये लोग, जैसे मैं मिसाल देता हूं शुगर की, ये लोग शुगर केन खरीदते हैं, गरीब लोगों से खरीदते हैं, जो काश्तकार है उनसे रहते हैं, उनको रुला रुला के रहते के उनका गन्ना खराब होने लगता है तो वो सस्ते आप बेचते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लोग जितना गन्ना लेते हैं उतना शो भी नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा गन्ना ये शो नहीं करते, वो करते हैं।
फिर ये खुद बैठे हुए पार्लियामेंट में, ये खुद बैठे हुए एज आप इंडस्ट्री देख ले, यही जरदारी है, यही नवाज शरीफ है, यही जहांगीर तरीन है, यही खुसरो बख्तियार है, यही सारे लोग हैं हर जगह लेकिन बैठे सर हुए ये दो लोग बाहर बैठ जो के चार लोगों के आपने नाम लिया उनमें से 2 लोग आपकी सियासी जमात में थे। सर उनमें से 2 लोग जब बैठे, ये याद रखें, बिल्कुल आप, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, उनके पार्टी में होने के बावजूद पीटीआई ने यह किया था, जिसकी बेसिस पे इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन ने पीटीआई से अलहदगी की थी, क्योंकि जहांगीर तरीन का यह ख्याल था कि इमरान खान उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान ने अपनी पॉलिटिक्स को नहीं बचाने की कोशिश की, या अपने उन लोगों को जिन्होंने उनकी किसी, उन्होंने देखे पाकिस्तान के लिए क्या चीज जरूरी है, तो ठीक है, एक ब्रेक लेना है सर, मुझे जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक लेने के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं ये देख रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जो कहती है कि इंतखाबात से मुल्क की मईशत संभल सकती है। आप इत्तफाक करते हैं मौजूदा हालात में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, या फिर हमने तो अभी ये निगरान हुकूमत में बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि देखें जी निगरान हुकूमत ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ गया है, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई है, चीनी माफिया के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, चोरों को पकड़े हैं, तो उस वजह से कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हो गए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सही कह रहा है या कुछ तज्ज़िया निगार यहाँ पे जो निगरान हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को सराह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक तो सिर्फ ये कह रहा है कि जितनी सर्टेनिटी होगी इकोनॉमी में उतनी ही इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार होंगे, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। इस बात से तो इनहराफ नहीं कर सकते। जैसे मैंने तो इलेक्शंस पे आई एम वेरी क्लियर कि कोई डेट अगर आ जाएगी तो एक सर्टेनिटी आ जाएगी मुल्क में कि इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दे दी है, वो जो भी डेट होगी उसमें निगरान हुकूमत को भी एक मौका मिलेगा तब तक काम करने का। इंटरनेशनल भी इंगेजमेंट IMF से बड़ी ज़रूरी है, उसको भी स्मूदन आउट करेंगे। फिर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स भी लाने हैं। एहतशाम इन द शॉर्ट रन भी हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू फंडामेंटल्स पे की है, बट शॉर्ट रन भी पाकिस्तान का जो है वो एट हाई रिस्क है। हमारे जो इनफ्लोज हैं वो मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे। तो निगरान हुकूमत को हमें इस तरफ भी लाना है कि दे हैव टू इंश्योर कि ये इनफ्लोज आते चले जाएं पाकिस्तान में। तो यस, बट ये अगेन डिपेंड करेगा कि जो भी आएगा हुकूमत करने को वो कितनी तैयारी से आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, थोड़ी सी रोशनी इस पे भी डालें जो कि शुरू में बात हो रही थी ये G20 समिट के हवाले से कि वो G20 समिट हिंदुस्तान में जब से वो उन्होंने होस्ट किया उसके बाद दुनिया की कुछ बड़ी मईशतें जो हैं वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें, कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये कितना हिंदुस्तान को एज मिला है? एक तो G20 समिट से, दूसरा ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो अभी एक मार्का इन्होंने मारा कि मून लैंडिंग वाला, उसके बाद पूरी दुनिया में हेडलाइंस तो लगी हैं उस हवाले से कि जी हिंदुस्तान ने चांद पर लैंड किया और चांद के उस हिस्से पर लैंड किया है। G20 गो के अब मैं देख रहा था कि ये वाला जो इवेंट हुआ है, ये जो इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ है जिसमें खालिस्तान मूवमेंट का एक सपोर्टर जो कि कनेडियन शहरी था सिख हरदीप सिंह, उसका कत्ल हुआ है। बाकायदा तौर पे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये हिंदुस्तान से इसके ताने बाने मिलते हैं। और एक खबर ये भी आ रही थी कि कनाडा और हिंदुस्तान के माबैन जो तजारत के मुआहदे हैं वो वक्ती तौर पर मुअत्तल हो गए इस एक इंसिडेंट की वजह से। तो G20 होस्ट करने के बाद हिंदुस्तान की जो पोजीशन है, अगर पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टैंडिंग देखना चाहता है तो ऑप्टिक्स तो मैटर करते हैं। पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, देखें ना, अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अगर एक इंडिया में डेप्थ है सर्विस इंडस्ट्री की, अगर वहाँ पे अपना कारखाना खोल रहा है तो G20 की समिट वहाँ पे हुई, तो ये चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए तो दुनिया की अच्छी हैं। बट जो अभी इंसिडेंट कनाडा में हुआ है उससे एक दूसरी साइड भी आपको अयां हो जाती है इंडिया की। हमें तो इस वक्त अपनी स्टोरी खुद लिखने का आगाज करना चाहिए। मैं तो फिर गुजारिश यही करता हूँ, अब एक स्टोरी आपने लिखना शुरू किया, चलें उसी से बात कर लेते हैं। लेकिन आपने दुनिया को एक चीज़ बताई है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लूंगा जो कि मेरी इर्रेगुलर इकोनॉमी, इलीगल काम, इलिसिट कारोबार को नहीं होने देंगे, क्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग नहीं होने दूंगा, मैं रुपए को छोड़ के डॉलर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं बनने दूंगा, मैं इलीगल होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज नहीं करने दूंगा, मैं फैटफ से कंप्लायंस जो है उसको इंश्योर करूंगा, मैं दुनिया से इन्वेस्टमेंट भी मांग रहा हूं। आई अंडरस्टैंड कि मेरे मैक्रो
इंस्टेबिलिटी की वजह से मुझे डेट चाहिए, IMF से भी चाहिए, वर्ल्ड बैंक से भी चाहिए, मुझे जेनीवा के प्लेजेस भी पूरे करने हैं, पर आई नाउ वांट टू लुक कि मेरा जो रॉक्स हैं अंडर बलोचिस्तान और जो मेरे क्रॉप्स हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं उसको एक पार्ट बन सकूं ग्लोबल वैल्यू चेन का। चलें यही स्टोरी लिख दीजिए। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टोरी टू बिगिन विद। अगर ये स्टोरी आपकी थोड़ी सी भी टेनेबल बनती है, ऐसे नहीं टेनेबल कि 2019 में बहुत अच्छी कोशिश की पाकिस्तान ने कि सऊदी अरेबिया से 10 से 20 अरब डॉलर की रिफाइनरी और बाकी इन्वेस्टमेंट्स लाएं, पर 23 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि लेट्स गो आफ्टर देम। तो अगर ये स्टोरी आप अगले 3 से 5 साल में लिखते हैं और इसके साथ थोड़ा सा अपने एनर्जी सेक्टर को अपने पास से निकालते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, आप इन डिस्को से जान छुड़ाएं, आप इन जनरेशन कंपनी से जान छुड़ाएं, आप इन लॉसेस को प्राइवेट सेक्टर को सहने दें। आपके पास 2 कामयाब एग्जांपल्स हैं एहतशाम, आपका टेलीकॉम सेक्टर और आपका बैंकिंग सेक्टर हाईली टैक्स पे करता है और एक सर्विस देता है मुल्क में और दुनिया भर से कनेक्ट करता है। सो टेक द एनर्जी सेक्टर इन दैट डायरेक्शन। एग्रीकल्चर में आपने एक काम शुरू किया है, मैं बहुत खुश हूं। मैंने एक आर्टिकल लिखा एहतशाम, आप पढ़िएगा, 15 दिसंबर को डॉन का लीड आर्टिकल था, रॉक एंड क्रॉप्स। दैट्स एग्जैक्टली द लो हैंगिंग फ्रूट इन पाकिस्तान। सो जाइए, रेकोडिक के इर्द गिर्द भी बहुत सी जगह हैं, उनको भी दीजिए। 2028 में पहला कॉपर जब निकल के एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान से, 1 अरब डॉलर का ही हो जाए, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। देन वी विल टेल द वर्ल्ड कि वी हैव एंटर्ड द मार्केट विद अ न्यू ज़ील, विद अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया और कैसर अहमद शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि लैक ऑफ प्लानिंग हमने मुख्तलिफ अदवार में बहुत ज़्यादा देखा है और कहीं पर अगर कोई अच्छी प्लानिंग हो भी गई है तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि आने वाली हुकूमत सियासी हरीफ की थी तो उसने पिछली वाली प्लानिंग जो है उसके हवाले से तनकीद की उंगली उठाई है और कुछ अगर मस्बत भी हुआ है तो उसको अंडू किया और फिर से कहा है कि अब ये हम जो कर रहे हैं ये दुरुस्त है। तो पॉलिटिक्स को अपनी जगह पर रहने दें, लेकिन मिसाल के तौर पे जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो हमारी मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, जिसके नतीजे में इवेंचुअली पाकिस्तान ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो सकता है, उसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो आज के लिए इतना ही और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं अपनी सालाना तातीलात पर कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और मेरी एब्सेंस में दूसरे एंकर जो हैं वो इस शो को होस्ट करेंगे। सवालनामा सुनो टीवी पर आपके सामने दूसरे एक एंकर होस्ट करेंगे और जब तक मैं अपनी सालाना तातीलात पर हूँ तब तक यहाँ पर लाहौर स्टूडियो से आपसे रब्ता नहीं हो सकेगा, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि किसी न किसी तरीके से सुनो टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मेरा रब्ता हो अगले आने वाले उन दिनों में भी जब तक मैं लाहौर स्टूडियो से आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकता। अपना बहुत ख्याल रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह।